हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेगासस लर्निंग एकेडमी लर्न टू फाइंड योर पाथ। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी एसएससी जीडी की आपके अपने परिवार पेगासस लर्निंग एकेडमी पर क्लासेस शुरू हो गई हैं। आज आपकी चौथी क्लास है और इसमें जो हमने स्टार्ट किया है, सबसे पहला सब्जेक्ट हमने हिस्ट्री से प्रारंभ किया है। अभी हम क्वेश्चंस आंसर्स की फॉर्म में इसे कर रहे हैं। कुछ समय बाद जब आप एक ओवरव्यू ले लेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फिर उसको लेकर जो है हम आगे जो है क्वेश्चंस को करने लगेंगे, या फिर कहें आपका कि इसके बाद हम आपके डिस्क्रिप्टिव जो है ये जो क्लासेस हैं ये पढ़ाएंगे, जिसमें आपके टॉपिक वाइज जो है आपका सिलेबस पूरा चलेगा। तो अभी फिलहाल आपका क्वेश्चन बेस्ड है, लेकिन कुछ समय के बाद जब आप एक बार ये पूरा सिलेबस जो है आप क्वेश्चन वाइज कर लेंगे, उसके बाद जो है हम इसी को जो है टॉपिक वाइज जो है चलाएंगे। तो आज की क्लास में आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत है, और आज की क्लास को हम शुरू करने वाले हैं। कल जहां हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन छोड़े थे, वहीं से आगे आज फिर हम 10 क्वेश्चन लेकर आप लोगों के लिए आए हैं, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख सकें। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एसएससी में, ये प्रश्न आपके एसएससी जीडी में बहुत बार पूछे गए हैं। कई बार ये प्रश्न आपके एसएससी जीडी में आए हैं, तो आपको इन्हें बहुत अच्छे से देखना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हैं? मगधई, ब्राह्मी, पाली और देवनागरी लिपि। तो याद रखिएगा, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखते हैं, संस्कृत जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लेकिन जो अशोक है, अशोक के जो शिलालेख है ये ब्राह्मी में खुदे हैं। इसके अलावा याद रखिएगा आरमाइक में खुदे हुए हैं। ठीक है, यूनानी लिपि में जो है, यूनानी ग्रीक जो है, इस लिपि में जो है ये देखने को मिलते हैं। और साथ में आपको याद रखना है, ब्राह्मी, अरमाइक, यूनान और आपका यूनानी ग्रीक, इनमें जो है ये देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। एक और है जिसका, जो कि है खरोष्टी। क्या है? खरोष्टी। तो ये आपको याद रखना है। पाली के बारे में याद रखिएगा, पाली में जो है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध ने जो है ये अपने उपदेश जो है ये पाली में दिए थे। क्यों पाली में दिए थे? क्योंकि जो पाली है ये उस समय जन साधारण की भाषा थी, जो पब्लिक थी, जो उस जन साधारण के लोग थे, वो इसी भाषा को बोलते थे। प्रारंभ में जो बौद्ध ग्रंथ हैं ये भी आपके पाली में लिखे गए हैं, लेकिन प्रारंभिक, याद रखिएगा क्वेश्चन प्रारंभिक करके आता है ना। तो प्रारंभिक, आरंभिक जो है ये पाली में लिखे गए हैं, बाद में फिर संस्कृत भाषा में भी ये लिखे गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? जो अशोक का जो धम्म था उसमें इनमें से कौन सा वर्णित नहीं है? माता पिता की आज्ञा का पालन करना, दान पुण्य करना, मातृभाव करना और संघ के प्रति आस्था। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज नॉट मेंशन्ड इन द धम्मा? जो धम्मा है उसमें वर्णित नहीं है। तो माता पिता की आज्ञा का पालन करना था, उस दान पुण्य करना भी था, भातृत्व भाव भी था, लेकिन संघ के प्रति ही आपको आस्था ही रखनी है, ये जो है धम्म में वर्णित नहीं था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन थे? देखिए, मौर्य वंश जो है इसके प्रशासन की जो जानकारी है ये मिलती है इंडिका से। इंडिका जो है ये लिखी है मैगस्थनीज ने। किसने? मैगस्थनीज ने जो है ये लिखी है। तो ये आपको याद रखना है। मैगस्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर, किसका? सेल्यूकस निकेटर जो है इसका दरबारी था, या कहीं इसकी ओर से जो है राजदूत था मौर्य दरबार में। तो ये आपको याद रखना है, आप सभी को इसके बारे में याद रखना है। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में हराया था। तो ये भी आपको याद रखना है, जिससे जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कांधार, या कहें जो आपका अफगानिस्तान है, इससे संबंधित सारे क्षेत्र जो है ये प्राप्त हो गए थे। तो उसी में जो मौर्य वंश था, जो मौर्य का जो प्रशासन था, उसमें एक स्थानिक था, एक पद था स्थानिक। वो क्या था? जिला प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, प्रशासक, जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक या नगर प्रशासक। तो याद रखिएगा, जैसे आज डीएम है ना, जैसे आज कलेक्टर है ना, इसी तरह से जो है उस समय स्थानिक हुआ करते थे, इन्हें कहते थे जिला प्रशासक, है ना। जिला प्रशासक। डीएम को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, जिला प्रशासक। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए डीएम को आईएएस बोलते हैं ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और ये क्या है? ये है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ध्यान से याद रखिएगा। ठीक, अगला, मिलिंद पनहो क्या है? बौद्ध स्थल है, बुद्ध का एक नाम है, कला का बौद्ध नाम है, या बौद्ध पाठ है? व्हाट इज मिलिंद पनहो? क्या है मिलिंद पनहो? तो याद रखिएगा ये एक बौद्ध पाठ है। क्या है? ये एक बौद्ध पाठ है। मिलिंद पनहो जो है बेसिकली एक वार्ता है।
वार्ता कहें या आप इसे कह सकते हैं संवाद। वार्ता या संवाद आप इसे कह सकते हैं। और ये किन किन के बीच है, तो याद रखिएगा बौद्ध भिक्षु हैं नागसेन, उनके बीच, और एक राजा है मिनांडर, पूर्ण शासक है ये मिनांडर, इन दोनों के बीच की जो वार्ता है ये है मिलिंद पनह। इसे एक टेक्स्ट के रूप में जो है संकलित किया गया है, और जिसका नाम बाद में जो है मिलिंद पनह दिया गया है। क्या दिया गया है, मिलिंद पनह जो है इसका नाम दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या है आपकी 5। चरक किसके राज चिकित्सक थे। जो चरक थे ये किसके राज चिकित्सक थे। याद रखिएगा जो चरक है ना, इन्होंने लिखी है चरक संहिता। याद रखिएगा क्या लिखी है, इन्होंने लिखी है चरक संहिता। एक बात और आप सभी को याद रखनी है, वो ये कि जो चरक संहिता है ना, कौन सी, जो चरक संहिता है ये आयुर्वेद से संबंधित है। इससे आयुर्वेद से जो है ये संबंधित है, ये आपको याद रखना है। किसके राज चिकित्सक थे, तो ये याद रखिएगा कनिष्क के राज चिकित्सक थे। किसके, कनिष्क। कनिष्क वही व्यक्ति है जिसके समय में सबसे पहले बौद्ध मूर्ति जो है ये पूजी गई थी। इसी के समय में याद रखिएगा चौथी बौद्ध संगति भी हुई थी। कौन सी, चौथी बौद्ध संगति जो है ये भी हुई थी। साथ में याद रखिएगा इसी में बौद्ध जो धर्म है ये महायान और हीनयान, महायान और हीनयान में बंट गया था। इसी के समय में चौथी बौद्ध संगति में, ये बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा ये हुई थी कुंडल वन में। कहाँ पर हुई थी, कुंडल वन में। और कुंडल वन कहाँ पर है, कुंडल वन उस समय के कश्मीर में था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कनिष्क के बारे में और याद रखना है, इसने जो है रेशम मार्ग जो है, जो कश्मीर के ऊपर का जो मार्ग है जो चाइना से होकर गुजरता है, इस रेशम मार्ग पर जो है पूरा कंट्रोल इसका था। याद रखिएगा इसने जो है राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए चीन पर पहले हमला किया था। सबसे पहले हमले में ये हार गया, लेकिन दोबारा जब इसने जो है हमला किया और इसमें जो है ये विजयी हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, भारत का एकमात्र शासक जिसने चीन पर हमला किया, कौन, कनिष्क। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। याद रखिएगा अशोक ने जो है ये इसका पौत्र था। किसका पौत्र था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ये पौत्र था। और इसने जो है बाद में युद्ध नीति को छोड़कर बौद्ध नीति, सॉरी धम्म नीति अपना लिया था। किसके बाद, कलिंग युद्ध के पश्चात। और कभी पूछा जाए कलिंग युद्ध कब हुआ, तो आपका 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ, 261 ईसा पूर्व में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अशोक गद्दी पर कब बैठा, कभी पूछा जाए तो 269 ईसा पूर्व में। ये कई बार पूछा जाता है। इसके गद्दी के पर बैठने के 8 साल के बाद इसने किस पर हमला किया, तो याद रखिए कलिंग पर। कलिंग की राजधानी ये 16 महाजनपदों में थी ना, तो इसकी राजधानी जो है ये कहाँ पर थी, तो याद रखिएगा इसकी राजधानी तोसली में थी। तो ये भी आपको याद रखना है। हर्ष के बारे में याद रखना है, इसका इसके 3 जो है रचनाएं हैं, जिनमें एक है नागानंद, ठीक है। कौन सी, नागानंद। एक याद रखिएगा प्रियदर्शिका, या एक का नाम है प्रियदर्शिका, और एक इसकी याद रखिएगा रत्नावली। कौन सी, रत्नावली। आप इन सबको नोट कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड थोड़ी तेज लग रही है तो आप थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्लो लग रहा है तो आप इसे थोड़ा सा तेज करके देख सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे करते हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपको जो भी बताया जा रहा है आप बस इसे लिख लें। अगर आप इसे लिख लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए ठीक है, आगे हम देख रहे हैं हर्ष। हर्ष के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, इसका एक दरबारी था जिसका नाम था आपका, जिसने लिखी है कादम्बरी। इसका दरबारी कवि था जिसका नाम था बाण भट्ट। क्या नाम था, बाण भट्ट। और बाण भट्ट ने कादम्बरी के साथ साथ एक राजा हर्ष के कह सकते हैं एक तरह से कि राजा हर्ष के को चित्रित करने के लिए या उनकी बड़ाई करने के लिए जो एक किताब लिखी है जिसका नाम है हर्ष चरित। क्या लिखी है, हर्ष चरित। हर्ष के बारे में एक बार तौर याद रखिएगा, इसी के समय में जो है हुएन सांग आया था। जो हुएन सांग है ये इसी के समय में जो है भारत आया था, और हुएन सांग ने लिखी है यिन तू। कौन सी रचना लिखी है इसने, इसने लिखी है यिन तू। तो ये आपको याद रखना है, हुएन सांग को इसी के लिए जाना जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा हर्षवर्धन ने जो है प्रयाग में जो है एक बौद्धों का महासम्मेलन कराया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, ध्यान से सुनिए। प्रयाग में जो महाबौद्ध सम्मेलन कराया था उसकी अध्यक्षता हुएन सांग ने की थी। तो ये आपको याद रखना है। इसका सही जवाब है आपका कनिष्क। तो ये आपको याद रखना है। सबसे बेहतर स्वर्ण सिक्के अगर किसी के थे तो कनिष्क के थे। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 6। सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ साहित्य है एक तरफ है आपका लेखक। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बस ये आपको बताना है। अमोघ बिरथी जो है संगटायन ने लिखी है, ये बिल्कुल सही है। और कविराज मार्ग जो है अमोघ वर्ष ने लिखी है, ये बिल्कुल सही है। आदिसेन ने लिखी है, सॉरी आदि पुराण लिखी है जिनसेन ने। तो ये आपको याद रखना है।
और गणित सार ग्रह जो है ये आर्यभट्ट ने लिखी है, ये गलत है। आर्यभट्ट की रचना याद रखिएगा, ये है आर्यभट्टियम। क्या है? ये है आर्यभट्टियम। तो ये आपको याद रखना है। इस जो आर्यभट्ट ने, इसने जो है 16 जो सौर प्रणाली है इसके बारे में भी बताया था। यानी कि इन्होंने बताया था, इन्होंने चंद्र ग्रहण और जो सूर्य ग्रहण है इनकी सटीक जानकारी इन्होंने दी थी। इन्होंने ही बताया था कि जो सूर्य है ये पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है, बल्कि जो पृथ्वी है ये इस सूर्य की परिक्रमा करती है। यही सिर्फ कॉन्सेप्ट बाद में आधुनिक टाइम में केपलर ने दिया है, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था आपका आर्यभट्ट ने, मतलब केपलर से भी 1000 साल पहले। तो ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है। आर्यभट्ट से एक चीज याद आई, मैं हिस्ट्री में आपको थोड़ा साइंस के बारे में बता रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर आपके लिए जरूरी है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। आर्यभट्ट एक जो उपग्रह भारत द्वारा सबसे पहले छोड़ा गया था वो 1975 में छोड़ा गया था। बस इतनी सी बात है, ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए, कई बार ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आपको सब्जेक्ट से इतर कोई जानकारी ऐसी ना दे दी जाए जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी ना हो। तो यहाँ बस हम आपको वो कराना चाह रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या मयूर शर्मन। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? इसका कलिंग का तो याद रखिएगा, ये था खारवेल। कौन था? ये था खारवेल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ का? कलिंग का था, तो ये आपको याद रखना है। ये जैन धर्म को मानता था, तो ये भी आपको याद रखना है। बिंदुसार के बारे में याद रखिएगा, ये चंद्रगुप्त का पुत्र था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ये पुत्र था, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ आपको एक चीज और याद रखनी है, वो ये जो बिंदुसार है इसे पिता का पुत्र, ध्यान से याद रखिएगा, लिख लीजिए, पिता का पुत्र या पुत्र का पिता, या पुत्र का पिता जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये चंद्रगुप्त का पुत्र था और अशोक सम्राट या अशोक महान का जो है क्या था? पिता था। तो ये आपको याद रखना है। यूनानी इसे अमित्रघात कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनानी इसे अमित्रघात कहकर बुलाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यूनानी चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोप्स कहते हैं। क्या? सेंड्रोकोट्स कह के जो है इन्होंने इसे पुकारा है। तो ये भी आपको याद रखना है। अजात शत्रु याद रखिएगा, ये हर्यक वंश से, हर्यक वंश जो आपने इससे पहले की क्लास में देखा है, वही हर्यक वंश का शासक बिंबिसार, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी, जिसने मगध का विस्तार किया था, जिसने मगध को एक साम्राज्य के रूप में ढाला था। इसका ये पुत्र था। किसका? बिंबिसार का जो है ये अजात शत्रु पुत्र था। याद रखिएगा, अजात शत्रु के समय में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। महात्मा बुद्ध, अजात शत्रु और बिंबिसार दोनों के ही समकालीन थे, और अजात शत्रु के समय में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। और याद रखिएगा, और उनकी मृत्यु के जस्ट बाद जो है इसने राजगीर, क्योंकि उस समय जो मगध था उसकी राजधानी राजगीरी थी, तो राजगीर, इसे राजगृह भी कहते हैं। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। कितनी? 5 पहाड़ियों से जो है ये घिरा हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है पहली बौद्ध संघ थी, पहली बौद्ध संघ थी जो है इसने बुलाई थी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और हाँ, हर्यक वंश के बारे में एक बात याद रखिएगा। किसके बारे में? यहाँ देखिए, ये लिखा है मैंने नीचे साइड में, हर्यक वंश, इसे पितृहत्ता वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहत्ता वंश भी जो है इसे कहा जाता है। क्यों पितृहत्ता वंश कहा जाता है? क्योंकि बिंबिसार को मारकर अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था, अजातशत्रु को मार के इसका पुत्र उदयन गद्दी पर बैठा था। इसका पुत्र था उदयन, और उदयन ने क्या किया था? उदयन ने, याद रखिएगा, इसने पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाया था। यह कृत्रिम रूप से 2 नदियों से घिरी हुई थी, ठीक है। तो ये भी आप सभी को याद रखना है, ठीक है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। सही जवाब हो जाएगा आपका सी, यानी कि खारवेल, ठीक। अगला, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सिमुक या हाल। तो याद रखिएगा, जो सातवाहन है इसकी जो संस्थापक था ये था सिमुक। इसका जो संस्थापक था, इसका संस्थापक था सिमुक। तो ये आपको याद रखना है। ये आंध्र प्रदेश के और पास के क्षेत्रों में जो है इनका शासन था। तो ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। याद रखिएगा, इसे वर्ण व्यवस्था का संरक्षक, वर्ण व्यवस्था का संरक्षक जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा, इसका एक अभिलेख है नासिक, जो कि इसकी माँ गौतमी ने जो है खुदवाया है इसकी विजयों को लेकर। तो नासिक अभिलेख इसी से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 9। मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित करवाया? मेहरौली कहाँ पर है? तो याद रखिएगा आप सभी, मेहरौली है दिल्ली में। मेहरौली में ही है कुतुब मीनार, मेहरौली में ही है कुतुब
मीनार। और कुतुब मीनार में ही मतलब जो मेहरौली में लौह स्तंभ था वहीं कुतुब मीनार को बनवाया था, क्योंकि वो कृष्ण मंदिर और जैन मंदिर थे, तो इन कृष्ण मंदिर और जैन मंदिर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाया और तोड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई और मस्जिद में ही कुतुब मीनार को भी स्थापित करवाया। तो ये जो लौह स्तंभ है मेहरौली वाला, ये किसके समय में या किसने स्थापित करवाया था? तो याद रखिएगा ये करवाया है गुप्त शासकों ने, हर जगह यही लिखा है। पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य या इसके वंशजों ने करवाया है, पर याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका गुप्त हो जाएगा। और गुप्त में भी कौन? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चाहे ये जिसका भी हो, पर आपको याद रखना है ये उस समय के धातु विज्ञान, क्या धातु विज्ञान का एक उत्कृष्ट नमूना है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर गुप्त वंश के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें तो गुप्त वंश, देखिए हम पहले भी कह चुका हूं मैं, इन्हें हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इन्हें डिस्क्रिप्टिव करेंगे। पर अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो जरूरी है, ताकि जब मैं आपको एक बार पढ़ाऊं तो आपको एटलीस्ट रहे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन जो है सर ने कराए हैं और इस तरह के क्वेश्चन जो है भैया ने कराए हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। गुप्त सर नहीं भैया ही सही आएगा, ठीक है। गुप्त जो है ये श्रीगुप्त जो है, इसका क्या है, श्रीगुप्त जो है, जो श्रीगुप्त है इन्हें इसने जो है इसकी स्थापना की है, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन ये स्वतंत्र शासक नहीं था, ठीक है। स्वतंत्र शासक पहला हुआ घटोत्कच। कौन सबसे पहला हुआ? घटोत्कच। तो ये आपको याद रखना है। और याद रखिएगा घटोत्कच का पुत्र हुआ है आपका चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त का पुत्र हुआ है आपका समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का पुत्र हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। अभी हम इन्हें के बारे में और आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो याद रखिएगा घटोत्कच पहला स्वतंत्र शासक था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के पाए गए? गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के किस धातु के पाए गए? तो याद रखिएगा ये है सोने के। इसके सोने के। एक बात और याद रखिएगा, सोना जो है, जो गोल्ड है, सोना मतलब गोल्ड, सोना मतलब सोना वाला सोना नहीं, मतलब नींद वाला सोना नहीं, सोना यानी कि गोल्ड। इसे ऋग्वैदिक काल में निष्क कहते थे और बाद में भी इसके आभूषणों को निष्क कहा जाता था। तो ये भी आपको याद रखना, बौद्ध काल तक या उसके बाद भी, ठीक है। तो गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के मिले हैं सोने के, तो ये आपको याद रखना है। गुप्त काल के बारे में हमने डिस्कस थोड़ा सा कर लिया है, बाकी के हम कल करेंगे। आज के 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। याद रखिएगा आप सभी बच्चों को जो है क्लास को शेयर करना है, आपको इस क्लास को लाइक करना है, जिससे कि आपके जो और भी जो मित्र मंडली है ना आपकी, जो आपके हैं फुक्के यार, है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्त बहुत प्रीशियस होते हैं, तो आप तो उन्हें फुक्के यार कहकर ही बुलाते होंगे। जो भी है आपका जैसा भी है, उन सभी को, जो भी आपका स्टडी ग्रुप है, याद रखिएगा जो भी आपका स्टडी ग्रुप है, आप सभी को इस स्टडी ग्रुप में इस क्लास को शेयर करना है, जिससे कि और भी बच्चे जो हैं वो क्लास के साथ जुड़ पाए, है ना। और याद रखिएगा ये आपका अपना परिवार है, लर्निंग वो सॉरी पेगासस लर्निंग एकेडमी, ये आपका अपना परिवार है, इसे अपनाइए, इसके साथ जुड़िए। इस क्लास को लाइक, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, पसंद आया है तो कमेंट कर दीजिए, और आपको इसे शेयर भी करना है। याद रखिएगा सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एक चीज़ और आप सभी बच्चों को जो याद रखनी है वो ये है कि यहाँ आपकी एसएससी जीडी की समग्र तैयारी कराई जाएगी। आपके जीए, जीएस, जीके, जीए से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये गारंटी देता है पेगासस लर्निंग एकेडमी। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हिंदी का कोई भी क्वेश्चन, हिंदी का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न आपका आपके कराए हुए पेगासस लर्निंग एकेडमी से अलग नहीं जाने वाला है, याद रखिएगा। तो आप एसएससी जीडी 2023 के लिए कमर कसकर बैठिए, और साथ में अगर आप पैट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप इसे देख सकते हैं, और अगर आप यूपी कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा रेलवे की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये देख सकता है। इसके अलावा जो भी आपके वनडे एग्जाम है, हर वनडे एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जो हैं ये आपके महत्वपूर्ण है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदाबाद रहिए, और हाँ अपने माँ बाप के सपनों के लिए लड़िए, है ना। उनकी आंखों में वो रौनक, वो खुशी वापस लाने के लिए पढ़िए, जितना हो सके पढ़ाई पर फोकस कीजिए, जितना हो सके जितना समय आप पढ़ाई को दे सकें, जितना समय आप अपने रिवीजन को दे सकें, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं। तो आज के लिए बस जिंदाबाद रहिए, आबाद रहिए। कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे, याद रखिएगा रोज सुबह 8 बजे मिलना है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, चलिए धन्यवाद।